Hello class students, once again welcome to back in my YouTube channel and today we start a new second lecture of this chapters units and measurement. क्लास स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि इस चैप्टर का मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, तो उस वीडियो में मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था कि यूनिट्स क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है ना। और इसके बाद कुछ वहां पे क्वांटिटी के बारे में बताया, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, डेराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है एंड फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट क्या होता है। तो उस लेक्चर में मैंने आपसे बताया था कि जो फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो स्पेशली 7 है और 7 फंडामेंटल क्वांटिटी जो है वो सब स्केलर क्वांटिटी है। जो इलेक्ट्रिक करंट था, इलेक्ट्रिक करंट के भी बारे में मैंने बताया था कि जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है वो अगर बेसिकली देखा जाए तो वो भी एक प्रकार का स्केलर क्वांटिटी ही होता है। हालांकि उसमें डायरेक्शन तो होता है, जो आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है उसमें डायरेक्शन तो होता है, बट फिर भी वो क्या होता है, हमारा एक प्रकार का स्केलर क्वांटिटी होता है। रीजन मैंने आपसे कहा था कि जब आपको वेक्टर चैप्टर पढ़ाएंगे तो वेक्टर चैप्टर में आपको हम रीजन बताएंगे कि ये क्यों स्केलर क्वांटिटी होता है। मैं आपको बता दे रहा हूं अभी से ही, क्योंकि ये वेक्टर के एडिशन के ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं करता। वेक्टर एडिशन का एक ट्रायंगल लॉ होता है, वो कैसे होता है आपको समझाएंगे हम, हाँ, जब पढ़ाएंगे लेक्चर, जब लेक्चर डिलीवर करेंगे वेक्टर का तो वहां पे बताया जाएगा ये ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं करता। जब ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं करता, इसी की वजह से ये हमारा कौन सा क्वांटिटी होता है, ये स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी वो होता है कि जिसके पास सिर्फ डायरेक्शन, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। बट अगर मैं वेक्टर क्वांटिटी की बात करूं, वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। अगर कुछ भी रिप्रेजेंट करना हो तो वेक्टर क्वांटिटी में, तो अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी सपोज वेक्टर क्वांटिटी है तो उसमें डायरेक्शन को भी शो करना पड़ता है। तो उसका जो नोटेशन होता है कुछ अलग तरीके से होता है, उसकी प्रॉपर्टी होती है, उसको आपको हम बताएंगे जब लेक्चर होगा, यानी कि जब चैप्टर शुरू होगा वेक्टर के बारे में, वहां पे मैं पूरा एनालिसिस करूंगा। बट यहाँ पे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे देखिए स्पेशली 3 टाइप्स का हो गया था क्वांटिटी, 2 टाइप्स का हुआ था, फंडामेंटल और डेराइव्ड क्वांटिटी। अब इस लेक्चर में आपको डिस्कस करना है कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटी के बारे में, कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटी के बारे में। कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सबसे पहले मैं कैमरा चेक कर लेता हूं, कैमरा चल रहा है नहीं चल रहा, दिख रहा है नहीं दिख रहा है। हाँ, तो थोड़ा बहुत नहीं दिख रहा है, इसको हम देखते हैं। अब दिखने लगा होगा। तो इसी कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटी पे हमें क्या करना था, डिस्कस करना था कि कॉम्प्लीमेंट्री होती क्या चीज है। देखिए, जो आपका फंडामेंटल क्वांटिटी, जो डिराइव्ड क्वांटिटी है डियर, उसके अलावा कुछ कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटी फिजिक्स के अंदर बनाएंगे। वो कौन कौन सा, एक आपने सुना होगा एंगल, और सेकंड होता है सॉलिड एंगल। सेकंड होता है सॉलिड एंगल। एंगल और जो सॉलिड एंगल होता है ना, इसी को हम कहते हैं क्या, कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटी। इनका भी यूज होता है फिजिक्स में। जब आप कभी फिजिक्स पढ़ेंगे, जब क्लास 12th में जाएंगे ना, तो एक चैप्टर रहेगा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, तो वहां पे टॉपिक बन के आती है गॉस थ्योरम। वो जो गॉस थ्योरम होता है, अगर उस गॉस थ्योरम को अंडरस्टैंड करना है तो सॉलिड एंगल्स का नॉलेज होना आप सबके लिए बहुत कंपलसरी है। बिकॉज सॉलिड जो एंगल्स है यहीं से गॉस थ्योरम निकला हुआ है। क्लियर है? अगर ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आएगा, सॉलिड एंगल्स का जो होता है, जो गॉस थ्योरम होता है, उसका जो फार्मूला प्रूव होता है वो आप प्रूव नहीं कर सकते हो। तो सॉलिड एंगल के बारे में जानना बहुत जरूरी है। क्लियर है ना? तो देखिए, तो यही है एंगल, और जो सॉलिड एंगल है इन्हीं को कहते हैं स्टूडेंट्स कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटी। जिससे वहां पे क्या था, जो फंडामेंटल क्वांटिटी था, फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट क्या हो रहा था, फंडामेंटल यूनिट, और डिराइव्ड क्वांटिटी का यूनिट क्या हो रहा था, डिराइव्ड यूनिट। तो वैसे यहां पर भी इसका जो यूनिट होगा वही हमारा हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट। अब बिकॉज यहाँ पे दो ही क्वांटिटी है भाई, ओनली 2 क्वांटिटी, तो 2 यूनिट क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। तो एंगल का जो होता है डियर वो रेडियन होता है यहाँ पे।
अभी मैं स्पेशली एंगल पे और साइड एंगल पे सब पे डिस्कस करते हैं। 1 रेडियन क्या होगा ना वो भी डिस्कस करते हैं, और 1 स्टेरेडियन में बताया नहीं था, पट जान लीजिए। जो साइड एंगल होता है डियर वो स्टेरेडियन पे होता है। तो एंगल एंड साइड एंगल इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटी, और इसका जो यूनिट होता है डियर वही क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट। तो सॉलिड एंगल और एंगल ये हमारा क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटी हो गया। इनकी यूनिट कौन कौन है, स्टेरेडियन और रेडियन, ये क्या हो गए हमारे कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटी। अब डिस्कस करते हैं डियर एंगल पे हम क्या होता है। देखिए अब यहाँ पे एंगल के बारे में पूरा नॉलेज ले रहा है। एंगल सबसे पहली चीज देखो, इसकी खासियत क्या होती है, ये सर्कल में बनता है, ये कोई प्लेन फिगर में बनेगा। समतलीय आकृति अगर होगी तो उसी में, तो ये इट एग्जिस्ट इन प्लेन फिगर ऑलवेज। टूडी किसमें, ये हमेशा 2D में एग्जिस्ट करेगा, 3D में नहीं एग्जिस्ट करता है। फिगर हमारा 1D 2D 3D होगा, बट एंगल और जो साइड एंगल्स होता है, अगर इनके मैं अस्तित्व की बात करूं तो इनका जो अस्तित्व होता है वो 2D और 3D में होता है, 1D में कुछ भी नहीं होता। 1D मतलब यार एक सीधा सा ऐसे लाइन मान लीजिए, 1D का मतलब एक सीधा सा लाइन। अब इस एक सीधे से लाइन के अंदर यार एंगल कहां बना पाओगे। आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा ऐसा कि एंगल होता है, बट यार एक लाइन पे एंगल कहां बनाया जा सकता है, दैट इज नॉट पॉसिबल ना। तो बन भी सकता है तो 180 डिग्री 0 डिग्री यही सब करके बना सकता है ना, बट वो सही एंगल नहीं होता है। फिजिक्स के अंदर इस टाइप से एंगल बहुत कम ही आएगा आप लोगों के लिए। तो ये हमेशा समझ सकते हैं कि किसमें एग्जिस्ट करता है, 2D में। किसमें, 2D में 2D फिगर होगा, है ना। तो अब समझते हैं, और यहां पे हम जो डिस्कस करेंगे वो सर्कल में, किस पे हम बात करेंगे यहां पे, सर्कल पे। देखिए जो सर्कल है, मान लीजिए सपोज देखिए सर्कल, सर्कल है, तो यहां पे ये यार इसका सर्कुम्फेरेंस है, ये क्या है, एक सर्कुम्फेरेंस है। तो यहां पे एक आर्क काट कर लो, एक क्या कर दो, एक आर्क कट कर लो और इसके सेंटर को ज्वाइन करा दो। तो आपको कुछ इस तरीके से फिगर मिलेगा, ऐसे फिगर मिलेगा आपको, मिल रहा है ना। तो अब इसको मैं हटा ही दूं, तो ये जो आकृति बनी, जो ये फिगर बना, जो ये कोण बना है ना, इसी को कहते हैं डियर एंगल। क्या बोलते हैं इसको हम, एंगल। तो किसी भी सर्कल का जो आर्क होता है वो सेंटर पे जो भी फिगर बना देता है, सेंटर पे जो भी फिगर बनाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। तो अगर एंगल का नोटेशन की मैं बात करूं, इसका जो सिंबल होता है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एटसेट्रा। 1 सेकंड चेक, कैमरा ओके दिखाई दे रहा है, हाँ। तो ये अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा क्या है, ये एंगल का सिंबल होता है ना। एंगल को दिखाते हैं, आप लोगों ने थीटा भी देखा होगा, आपने सिंबल यूज किया होगा, थीटा सिंबल यूज किया होगा। तो ये सब क्या है, एंगल का रिप्रेजेंटेशन होता है इस सिंबल से, है ना। तो यहां पे अगर मैं डिफिनेशन राइट करना चाहूं, क्या राइट कर सकता हूं, अगर इसके डिफिनेशन की बात की जाए कि हमारा एंगल क्या होता है, हमारा एंगल क्या होता है और साइड एंगल क्या होता है, अगर इसके डिफिनेशन की बात की जाए तो क्या आप बता सकते हैं। वैसे देखा जाए अगर तो डियर इसके डिफिनेशन को बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते, दोनों चीज यहाँ पे फॉलो करता है ना। बट मैं बना दे रहा हूं, द फिगर, ऐसा बोलेंगे। अगर मैथमेटिक्स से डिफिनेशन देखा जाए तो और भी तरीके से हो सकता है ना, कई तरीके से डिफिनेशन, बट मैं यहां इसके अकॉर्डिंग बना रहा हूं डिफिनेशन। द फिगर सबटेंडेड on center of circle by arc, by an arc। किसी भी सर्कल का जो आर्क होता है वो सेंटर पे जो भी फिगर बना देता है बच्चा, उसी को हम बोलते हैं क्या है,
एंगल, और एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। ध्यान देना, एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो बच्चे सुनो ध्यान से, अगर इसकी आर्क की लेंथ को मैं मेजर कर ली, यस, आर्क की लेंथ कितनी हो जाए, यस, और ये हमारा रेडियस आर होता है, तो यहां पे, और एंगल का रिप्रेजेंटेशन मैंने क्या बताया था, अल्फा बीटा गामा वगैरह वगैरह करके, तो यहां से मैं बना सकता हूं एंगल के प्लस पे थीटा इज इक्वल टू यस अपॉन आर। एंगल थीटा कर टू क्या होता है, एस अपॉन आर होता है ना। क्लियर हुई कितनी बात, अंडरस्टैंड कर लियोगे। तो अगर ये अंडरस्टैंड कर लियो तो प्लीज इसको क्या जल्दी से नोट करिए, फिर हम आगे डिस्कस करते रहते हैं, कंटिन्यू चलता रहता है। इट्स ओके, सो नाउ डिस्कस। हाँ, तो यहां तक हो चुका है, अब इसी की कहानी आगे बढ़ानी है। देखिए क्या होता है, अब सपोज कर लो, अभी आपने क्या सीखा कि एंगल थीटा कल टू एस अपान आर, एंगल थीटा कल टू एस अपान आर, ऐसा होता है। अब किसी भी वे में सपोज कर लो, बिकॉज इफ कर दीजिए यहां पे, मैं ऐसा सपोज कर लेना कि जो लेंथ है आर्क का, जो आर्क का लेंथ है वो रेडियस के इक्वल हो जाए। अगर थीटा कल टू आर कर दिया, सॉरी एस इक्वल टू आर कर दिया जाए, तो यहां पे थीटा कल टू कितना आएगा, एस अपॉन एस, सो थीटा कल टू 1 रेडियन। एंगल कितना आ गया, 1 रेडियन। इसका मतलब 1 रेडियन वो एंगल है सेंटर में जो सबटेंडेड होता है। 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क विच लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। ये जो 1 रेडियन एंगल है, फिर से देख रहा हो, ध्यान से देख लो, जो 1 रेडियन एंगल है ये वो एंगल है जिसमें आर्क जो होता है वो रेडियस के इक्वल होता है। क्लियर, जो एंगल बनाएगा आर्क ना, उसकी जो लेंथ होगी वो रेडियस के इक्वल हो जाएगा। ये एंगल अगर रेडियस का लेंथ, अगर रेडियस आर्क के इक्वल हो गया, तो सेंटर पे जो भी एंगल बनाया जाएगा वो हमेशा कितना होगा बच्चा, 1 रेडियन हो जाएगा। क्लियर हुई बात। अगर मैं क्या कह रहा हूं कि अगर रेडियस हमेशा आर्क के इक्वल हो गया, तो उस सिचुएशन में जो एंगल सबटेंड होता है सेंटर पे हमारा, वो 1 रेडियन होगा। सो इट्स मींस आप बोल सकते हैं देयरफॉर 1 रेडियन इज द एंगल, 1 रेडियन is the angle subtended on center of circle, center of circle by arc which length is equal to radius of सर्कल। मैंने पूरा डीपली बनाया है, ठीक है ना। ये वो एंगल होता है सेंटर पे बनाया गया जिसमें लेंथ क्या होती है, रेडियस। जो रेडियस होती है उसकी जो लेंथ होती है वो आर्क के इक्वल होती है। क्लियर हुई बात ना। तो प्लीज जल्दी से क्या करें, इसको भी नोट करिए। अब हम डिस्कस करते हैं स्टेरेडियन, यानी कि सॉलिड एंगल पे हम बात करते हैं। तो जल्दी से क्या करें, इसको भी नोट करिए, सो नोट डाउन इट। इट्स ओके। देखिए अब क्या करना है, आपको डिस्कस करना है सॉलिड एंगल।
हमें बात करना है सॉलिड एंगल। क्या होता है सॉलिड एंगल? सेकंड था वो, फर्स्ट हो गया सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। 1 सेकंड चेक कैमरा, दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है। देखिए सॉलिड एंगल क्या चीज होता है, सॉलिड एंगल क्या चीज होता है? ये 3D में एग्जिस्ट करेगा। हालांकि डेफिनेशन नहीं है बट समझ सकते हैं। इट एग्जिस्ट इन 3D। ये जो हमारा होता है ना, ये 3D में एग्जिस्ट करता है। कौन? स्टे रेडियस सॉलिड एंगल जो होता है ये 3D में एग्जिस्ट करता है। क्लियर है ना? तो जब ये 3D में एग्जिस्ट कर दिया तो क्या होता है, इसके आगे कहानी समझिए। अब यहां पे एक गोला मैं बनाऊंगा, क्या बनाऊंगे? एक स्फीयर। और जब कभी भी आप मार्केट में गए होगे, अगर एक तरबूज लिए होगे, सपोज दैट वाटरमेलन ही है ऐसा, है ना, तो यहाँ पे इसका सेंटर है। जब यहाँ पे ऐसा कोई फिगर बनाना चाहोगे तो कट करोगे चाकू से, तो वो फिगर जैसे पहले बन रहा था वो यहाँ पे ऐसे नहीं बन करके ये ऐसे बनेगा। तो ये जो बन रहा है ना, इसी को हम बोलते हैं डियर सॉलिड एंगल। मतलब सॉलिड के अंदर बनाया गया एंगल। क्या बोला? सॉलिड के एंगल बनाया, सॉलिड के अंदर बनाया गया एंगल। सॉलिड के अंदर बनाया गया जो एंगल होता है डियर, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल बोलते हैं। अब ये सॉलिड पे बनाया गया एंगल कौन बनाता है? ये देख रहे हैं एरिया, जो सरफेस एरिया होता है ना, सरफेस, जो सरफेस बनाया जा रहा है यही सरफेस है। ये थोड़ा सा है जिसको हम बोलते हैं डीए। ध्यान देना स्टूडेंट्स, फिजिक्स में चीज मैं बताऊं आपको, अगर कहीं पे ए राइट है इसका मतलब कंप्लीट। अगर ये एरिया है सपोज दैट, इसके आगे मैंने डी राइट कर दिया डीए, तो डीए का मतलब होता है कि बहुत स्मॉल एरिया। फिजिक्स में होता है ऐसा, एजम्पशन कर लीजिए, मान लीजिए दिमाग में भी कि हमेशा आएगा। मैंने यहाँ पे राइट कर दिया डीएल, सपोज दैट राइट करके डीएल, तो अगर डीएल राइट कर दिया इसका मतलब लेंथ हमारा बहुत छोटा है, थोड़ा सा लेंथ। तो वैसे यहाँ पर भी यार एरिया हमारा क्या है? थोड़ा सा है। अब इसके अगर सिंबल के बाद देखो, जब थोड़ा सा एरिया है, सिंबल तो होता है ओमेगा, सिंबल हमारा क्या होता है? ओमेगा होता है। क्लियर हुई बात? सिंबल हमारा ओमेगा होता है, बट यहां पे आप थोड़ा सा जब एरिया है तो सिंबल क्या बना दूंगा? डी ओमेगा। तो ये जो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करता है कौन? सरफेस एरिया। ये एरिया है, एरिया। तो जो ये एरिया सेंटर पे सब एंगल सबटेंड करता है स्फीयर पे, उसी को हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। क्लियर हुई बात? तो यहां पे अगर मैं राइट कर सकता हूं एंगल सबटेंडेड बाई, एंगल सबटेंडेड बाई सरफेस एरिया, सरफेस एरिया एट एनी पॉइंट। सेंटर लो, कुछ भी लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? सेंटर ले लो, एट सेंटर, एट सेंटर ऑफ स्फीयर। अब सपोज करो इसकी यहां से डिस्टेंस ये वाला स्मॉल आ रहा है, डिस्टेंस कितना स्मॉल आ रहा है? एट सेंटर ऑफ स्फीयर इज कॉल्ड सॉलिड एंगल, इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। अब इसके सिंबल की बात कर दूं, देखो इसका सिंबल ओमेगा, बट थोड़ा सा एरिया रहेगा यार, तो थोड़ा सा हो जाएगा। अब इसका फार्मूला क्या होता है? देखिए फार्मूला डी ओमेगा इजकल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर। डी ओमेगा इजकल टू क्या होता है डियर? डी ए अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर बात? मतलब सरफेस एरिया, जितना एरिया बनाया गया एंगल, वो अपॉन रेडियस का स्क्वायर। अपॉन क्या होता है? रेडियस का स्क्वायर। तो ये हमारा है सॉलिड एंगल। अब एक बात और सुनो, अगर मैं चेक करना चाहूं कि इसके अंदर कंप्लीट एरिया कितना बन रहा है, समझिए ध्यान से, समझिए पूरी बात कहानी को। यहाँ पे ये तो मैंने समझा दिया कि सिंबल ओमेगा होता है, बट ये थोड़ा सा एरिया है तो थोड़ा सा सॉलिड एंगल बनेगा। डी लगा दिया, डी का मतलब यार थोड़ा सा स्मॉल हो जाता है,
डी ओमेगा इक्वल टू डी अपॉन आर स्क्वायर मैंने कर दिया। क्लियर हुई बात। अब यार सोच रहे हो आप लोग के साथ थोड़ा सा क्या ले लिए, आप पूरे की बात करिए, पूरा कितना एंगल बनाएगा, है ना, पूरा एंगल कितना बनाएगा, समझ गए कि नहीं समझ गए। अगर मैं पूरे सरफेस एरिया को ले लूं, पूरा सरफेस एरिया ले लूं, तो सेंटर पे सॉलिड एंगल कितना बनाएगा, एंगल कितना सबटेंड होगा। तो फॉर कंप्लीट एरिया, फॉर कंप्लीट एरिया, तो कंप्लीट एरिया में क्या होता है कि जो स्फीयर होता है उसके एरिया जो होते हैं, जो उसका एरिया होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो पूरे एरिया के क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। भाई स्फीयर का एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो अब यहां पे डी ओमेगा इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, फिनिश हो गया। तो अब यहां पे डी ओमेगा इज इक्वल टू आ गया 4 पाई रेडियन, स्टे रेडियन क्या हो जाएगा, स्टे रेडियन। इसका मतलब भैया, तो यहाँ पे थोड़ा सा थोड़ी ना होगा यार, पूरा आ जाएगा भाई, यहाँ पे पूरा निकाल रहे हैं आप, क्या निकाल रहे हैं, पूरा। तो किसी भी स्फीयर के सेंटर पे जो कंप्लीट सॉलिड एंगल बनता है वो कितना बन सकता है, 4 पाई स्टे रेडियन। ये बिल्कुल लर्न करने वाली बात है, क्लियर है। तो क्या कह रहा हूं कि सेंटर पे अगर कोई स्फीयर मैं बना नहीं सकता, देखो यहां पे ध्यान से समझा रहा हूं, उसको फील करा रहा हूं कि फील करना बहुत जरूरी है ना। ऐसे देखो बना लिया। तो अब सुनो, अगर इस ऊपर वाले पार्ट की मैं बात करूं तो सेंटर पे कितना ऊपर बना रहा होगा, 360 डिग्री। यहां से ये ऊपर वाला सरफेस है, ये इसके सेंटर पे कितना बना रहा होगा, 360 डिग्री। अब नीचे से भी कितना, 360 डिग्री। 360 ऊपर से, 360 कहां से, नीचे से। तो सब मिला के कितना हो गया, 720 हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर इसको मैं चाहूं अगर राइट करना, तो पाई की वैल्यू कितना, 180 डिग्री। तो यहां पे कितना हो जाएगा, 720 डिग्री। कितना, 720 डिग्री। तो एक कंडीशन दिमाग में आता है सर, यहां पे एक बात आती है कि अगर मैं यहां पे इसको साइड बना देते हैं, सॉलिड एंगल, है ना। अगर किसी भी कंडीशन में अच्छा मान लो कि इसका एरिया रेडियस के स्क्वायर हो जाएगा, तब यहां पे कितना होगा, डी ओमेगा इक्वल टू, तो कहेंगे सर डी ए, और ये भी क्या है, डी ए है, खत्म हो गया। तो यार डी डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो गया, 1 स्टे रेडियन। ये बात आई, 1 स्टे रेडियन, 1 स्टे रेडियन। क्या मैं बोला, 1 स्टे रेडियन। क्या है ये है यूनिट किसका, सॉलिड एंगल का। यहां पे देखो उसके पहले 1 रेडियन आ रहा था, अब इसमें क्या आ गया, 1 स्टे रेडियन। इसका मतलब 1 स्टे रेडियन वो एंगल है किसके द्वारा बनाया गया, एरिया के द्वारा, जिसमें से सरफेस एरिया जो होता है, जो एरिया होता है वो रेडियस के स्क्वायर के इक्वल होगा। लर्न कर लो दिमाग में कि अगर रेडियस का स्क्वायर, अगर आपका रेडियस का स्क्वायर सरफेस एरिया के इक्वल हो गया तो 100% जान लो, 100% जान लो आप कि उस सिचुएशन में हमारा जो सॉलिड एंगल होगा वो कितना होगा, 1। यहां पे राइट कर सकता हूं डेफिनेशन इसका है, देयरफॉर 1 स्टे रेडियन, 1 स्टे रेडियन is angle subtended at center of sphere, at center of sphere by surface area which is equal to square of radius।
इसका मतलब ये 1 स्टेरेडियन वो एंगल है जो सरफेस एरिया बनाता है सेंटर पे, जिसमें से सरफेस एरिया की वैल्यू वो रेडियस के स्क्वायर के इक्वल है। क्या है? रेडियस के स्क्वायर के इक्वल है। तो आई थिंक यू हैव क्लियर टू दिस कॉन्सेप्ट ऑफ द साइड एंगल्स। तो अगर साइड एंगल्स क्लियर हो गया तो अब हम डिस्कस करते हैं सिस्टम ऑफ द यूनिट्स। सिस्टम ऑफ द यूनिट्स क्लियर है ना? सो नोट डाउन इट, फर्स्ट नोट डाउन सिस्टम ऑफ द यूनिट्स। अब इस पे हम डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट्स, सिस्टम ऑफ द यूनिट्स को बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं डियर कि अगर किसी भी यूनिट को अगर आप कंसीडर कर रहे हैं या डिफाइन करने जा रहे हैं, अगर कोई यूनिट है, चाहे वो मीटर हो, चाहे वो किलोग्राम हो, चाहे वो एम्पियर हो, चाहे वो कैंडिला हो, चाहे वो मोल हो, कोई भी यूनिट है, कोई भी यूनिट हो, अगर उसको आप डिफाइन करने जा रहे हैं तो उसके अंदर ये 5 प्रॉपर्टी, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स जरूर होनी चाहिए। इतनी प्रॉपर्टी को फॉलो करना चाहिए, इतने करेक्टर हैं उसके। किसी भी यूनिट को स्टैंडर्ड यूनिट, बेस यूनिट में बात करो, जो बेस यूनिट होता है जहां से सबकी ओरिजिन होती है, अगर उसको डिफाइन करने जा रहे हैं तो फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स मस्ट बी फॉलो। इतनी कैरेक्टरिस्टिक्स को जरूर कंसीडर करना चाहिए, उसको समझना है पहले। फर्स्ट हमारा क्या है? वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब यह है कि वो अच्छे से डिफाइन किया गया हो। कुछ का मैं राइट किया हूं हिंदी भी, अगर अपने नोट्स बुक्स में चाहें तो आप कर भी सकते हैं, अपने नोट्स बुक में भी राइट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। हमने क्या कहा? व्हाइल डिफाइन टू स्टैंडर्ड आर बेस यूनिट फॉलोइंग प्रॉपर्टी मस्ट बी कंसीडर्ड। ये इतनी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए जब किसी भी बेस यूनिट या फिर स्टैंडर्ड यूनिट को डिफाइन करने जा रहे हो। जैसे मैं किसी चीज आप किसी को भी डिफाइन कर रहे हैं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ खासियत तो होना चाहिए, वही खासियत है। इतनी खासियत बेस यूनिट के अंदर होना चाहिए, स्टैंडर्ड यूनिट के अंदर होना चाहिए। फर्स्ट क्या? वो वेल डिफाइन होना चाहिए, वो अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया हो। कौन? बेस यूनिट। सेकंड, इनवेरिएबिलिटी, अचलता, उसके अंदर क्या हो कि वो चेंज ना होने के चांस हो, वो बदले ना। जैसे अगर लेंथ का यूनिट मीटर है तो मीटर ही रहे, लेंथ का यूनिट अगर मीटर है तो मीटर ही रहे, वो चेंज ना हो। क्लियर हुई बात ना? वो चेंज ना हो। सेकंड, कन्वीनियंस इन यूज, वो सुविधा अनुसार हो, वो अच्छा हो, उसको यूज करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई तकलीफ ना हो, कोई समस्या ना हो, आसानी से उसे डिफाइन कर सके। एक्सेसिबिलिटी, उस तक पहुंचना बहुत आसान हो। ऐसा नहीं कि आप कोई यूनिट जिस तक पहुंचा ही ना जा सके, नहीं, उसकी पहुंच भी, एक्सेसिबिलिटी भी बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए। रिप्रोडक्टिविटी, इसका मतलब यह है कि प्रतिकृति बनने योग्य। अगर उससे मैं कुछ और बनाना चाहूं, तो वो भी क्या होना चाहिए? आसान होना चाहिए। तो 5 प्रॉपर्टी है डियर। फर्स्ट वेल डिफाइंड, सेकंड इनवायरेबिलिटी, नेक्स्ट कन्वीनियंस इन यूज, सेकंड एक्सेसिबिलिटी, रिप्रोडक्टिविटी एंड ये सब था। तो ये इतनी फॉलोइंग प्रॉपर्टी मस्ट बी कंसीडर व्हाइल डिफाइनिंग टू एनी यूनिट, बेस यूनिट और स्टैंडर्ड यूनिट। तो अपनी नोट्स बुक्स में इसको भी पॉइंट को जरूर ऐड करोगे। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपके नोट्स बुक्स की इंपॉर्टेंसी को बताते हैं। तो जल्दी से क्या करिए, इसको नोट्स करिए और फिर हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नाउ स्टूडेंट डिस्कस अबाउट द सिस्टम ऑफ द यूनिट। सिस्टम ऑफ द यूनिट्स, देखिए अगर किसी भी यूनिट को मेजर किया जा रहा है तो उसका जाल, उसका सिस्टम क्या है, आप उस यूनिट को किस किस सिस्टम में मेजर कर सकते हैं। तो उसके लिए टोटली 4 हैं। फर्स्ट एमकेएसए सिस्टम, सेकंड सीजीएस सिस्टम, नेक्स्ट एफपीएस सिस्टम, नेक्स्ट एसआई सिस्टम, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम, देखिए ये एमकेएसए सिस्टम क्या है डियर, ये एमकेएसए सिस्टम क्या है? जो एमकेएसए सिस्टम होता है, इस सिस्टम के अंदर
हम लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, लेंथ को मीटर में, ठीक है ना, और मास को किलोग्राम में, मास को किलोग्राम में, और टाइम को सेकंड में, और करंट को एम्पियर में। क्लियर बात? ये वो सिस्टम है, ये एमटीएस है, वो सिस्टम है कि लेंथ को मीटर में, डिस्टेंस को किलोग्राम में, सॉरी लेंथ को मीटर में और मास को किलोग्राम में। अगेन रिपीट, लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम, एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड, एंड करंट इज मेजर्ड इन एम्पियर। ये होता है। बट अगर मैं सीजीएस की बात करूं बच्चा, किसकी बात करूं? सीजीएस की, तो ये उल्टा हो जाता है। मीटर के प्लस में यहां पे हो जाता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर हो गया। अब वहां पे किलोग्राम था, यहां पे क्या हो जाएगा? ग्राम। अब यहां पे सेकंड रहता है, यहां पे चेंजमेंट नहीं होने वाला, इसमें करंट की कोई बात ही नहीं रहती है ना। सीजीएस। नेक्स्ट है एफपीएस। इसका क्या होगा? फुट होगा, डिस्टेंस फुट में हो जाएगा, लेंथ आपने देखा होगा फुट में मीटर करते हैं बहुत, जमीन वगैरह वगैरह। और मास को पाउंड में, जो हवा भरी है तो वो पाउंड में होता है, ये सेकंड में है ना। देखिए जो एसआई सिस्टम है यार, इसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको हम? इंटरनेशनल सिस्टम। तो इसकी अगर मैं बात करूं, इंटरनेशनल सिस्टम, ये कुछ है नहीं यार, ये जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो ऐसे एमकेएसए का ये मॉडिफिकेशन है। तो बोलेंगे क्या? इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ, इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ, मॉडिफिकेशन ऑफ एमकेएसए। It is the modification of MKSA system, including in which fundamental quantities are included, जिसके अंदर क्या किया गया है? फंडामेंटल क्वांटिटी को रखा गया है। किसके अंदर? एसआई सिस्टम के अंदर। जो एसआई सिस्टम है डियर, इसके अंदर क्या किया गया है? फंडामेंटल क्वांटिटी को ही रख दिया गया और कुछ भी नहीं हुआ है। तो आई थिंक यू हैव क्लियर टू दिस पॉइंट। एमकेएसए का मतलब क्या होता है कि मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, फुट, पाउंड, सेकंड, इसका मैंने बता ही दिया। ये कुछ भी नहीं है, एसआई सिस्टम कुछ भी नहीं है, ये स्टैंडर्ड लेवल पे होता है, ये इंटरनेशनल सिस्टम है। सभी चीज को एमकेएसए में मापने का मतलब ये हो गया कि उसको एसआई में ही मेजर कर रहे हैं। अगर लेंथ की मैं बात करूं, लेंथ अगर एमकेएसए की बात करेंगे तो एमकेएसए में क्या होगा? मीटर होगा, सीजीएस में क्या होगा? सेंटीमीटर में हो जाएगा, और एफएस में क्या हो जाएगा डियर? फुट हो जाएगा। और देखिए इसको हम बोलते हैं मीट्रिक सिस्टम। एमकेएस को क्या बोलते हैं? मीट्रिक सिस्टम। और इसको बोलते हैं बच्चा फ्रेंच, और इसको हम क्या बोलते हैं? एफपीएस को, एफपीएस को बोलते हैं ब्रिटिश। ठीक है ना, ये सब सिस्टम है, ब्रिटिश सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम और मीट्रिक सिस्टम। और ये क्या है? ये क्या है? देख रहे हैं ना, रेशनलाइज सिस्टम। रेशनलाइज सिस्टम यानी कि उत्पन्न हुआ है यार, एमकेएसए से उत्पन्न हुआ है। बट हाँ, जो मेन है ये एसआई सिस्टम है। एसआई यूनिट को लर्न करना बहुत जरूरी है। तो स्टूडेंट्स ये इतना था। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, एरर। उस टॉपिक में आपको हम एरर पढ़ाएंगे जो कि आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और वहीं से क्वेश्चन का बनना शुरू हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।